नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी साथी कहानियाँ लिखने का शौक़ रखता हो और उसे कहानियाँ लिखनी आती हो तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कहानियाँ लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम लिंक पर मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं और बाकी बातें मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो वो मेरी एक बुआ जी की लड़की की फ्रेंड है। उसने मेरे साथ शेयर की है और ये बात मुझे मेरी बुआ जी की लड़की ने बताया कि उसकी फ्रेंड पल्लवी हमारी कहानियों की बहुत बड़ी फ़ैन है और ऐसे ही वो हमारे साथ भी एक स्टोरी शेयर करना चाहती है जो उसके कॉलेज में घटित हुई थी। खैर, थोड़े दिनों के बाद मेरी पल्लवी से फ़ोन कॉल पर बात हुई तो उन्होंने मेरे को यह पूरी कहानी सुनाई। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि अगर आप भी अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं आपकी स्टोरी बाकी लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जैसा पल्लवी ने हमें बताया है कि यह वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। पल्लवी शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ रही थी और वहीं पर उसकी एक दोस्त थी सुनीता, जो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और शरीर से दिखने में काफ़ी सुंदर थी। तो कॉलेज में एक लड़का था जो पल्लवी की फ्रेंड यानी सुनीता से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह प्रेम एक तरफा था और सुनीता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कॉलेज में कोई लड़का उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आखिर एक बार हिम्मत करके उस लड़की ने सुनीता से अपने बारे में बात की और बातों ही बातों में वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है कि मजाक ही मजाक में सुनीता उस लड़के से कुछ ऐसा कह देती है कि वो लड़का उसके सामने ही एक पहाड़ी से छलांग लगा देता है। और उसके बाद ही इस पूरी कहानी में हॉरर एंगल शुरू हो जाता है। वो लड़का अपने शरीर को तो छोड़ चुका था, लेकिन इस संसार को छोड़कर नहीं गया था और उसकी आत्मा बदला लेने की फिराक में उस लड़की के आसपास घूम रही थी। इस वजह से दिन प्रतिदिन सुनीता की हालत खराब हो रही थी। उसका पूरा शरीर सूख गया था। पूरा दिन वह सुन्न रहती थी। सुनीता की न तो पढ़ाई हो पा रही थी और सबसे बड़ी बात कि उसके घर वालों की तमाम कोशिशों के बाद भी कहीं पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जब भी शादी के लिए कोई आता तो कुछ ना कुछ कारणों से उसकी शादी टूट जाया करती थी, क्योंकि वो लड़का यानी एक आत्मा के रूप में आकर उसके आसपास मंडराता रहता था और कोई भी अगर उस लड़की के आसपास आए तो वह उसे नहीं आने देता था। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए। रिश्ता दिल से जुड़ेगा तो मुझे कहानी सुनाने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में। और हाँ, जितने भी लोग कहानी को सुन रहे हैं वो कमेंट में एक प्यारा सा परिचय ज़रूर दे दे। और आखिर में मैं अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम भी लेने वाला हूँ। तो चलिए, अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी आप मेरे ही पर्सपेक्टिव से सुनने वाले हैं। सुनीता की शादी के लिए उसके माता पिता एवं अन्य रिश्तेदार पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे थे, मगर कहीं बात न जम रही थी। इधर शादी की बात जमाते जमाते बाबूलाल के पैरों की एड़ी घिसती जा रही थी और उधर सुनीता की उम्र बढ़ती जा रही थी। अब की सावन में वह 28 की होने वाली थी। आसपास की महिलाएं तरह तरह की बातें बनाने लगी थीं। कोई कहता लड़की में दोष है, कोई कहता इसके भाग्य ही में शादी नहीं लिखा है। सुनीता की मां सुंदरी के कानों में जब ये बातें पहुंचती तो उनका कलेजा मुंह को आ जाता। बेटी को लेकर वह भी काफी दुखी रहने लगी थी। कितने ही देवी देवताओं के यहाँ मन्नतें मान रखी थीं, मगर शायद देवी देवता भी उससे रुष्ट थे। लोग जो भी उपाय बताते, सुंदरी लाख जतन करके भी उस उपाय का संधान करती, मगर जब उससे भी कुछ काम बनता न दिखता तो मारे हताशा के वह कभी देवी देवताओं तो कभी सुनीता पर ही कुपित हो बैठती थी। एक दफा अपने किसी पहचान वाले के कहने पर सुंदरी सुनीता को साथ लेकर बनारस के प्रसिद्ध ज्योतिषी
पंडित राजेंद्र दास शर्मा के पहुंची। पंडित राजेंद्र दास का नाम बनारस ही नहीं बल्कि पूरे प्रांत में ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त था। पंडित जी के पास पहुंचकर सुंदरी बड़े ही दुखी मन से अपना सारा दुखड़ा कह सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद पंडित जी जब सुनीता की कुंडली जांचने बैठे तो उन्हें ऐसा कोई खास दोष नजर नहीं आया। बस एक बाहरी बाधा थी जो बनते हुए काम को बिगाड़ रही थी। पंडित जी ने सुंदरी को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कहा और फिर कुछ वस्त्र और नारियल अभिमंत्रित कर सुंदरी को दिए और एक मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा में प्रवाहित करने का निर्देश दिया। सुंदरी ने पंडित जी के निर्देश को सराखों पर रखते हुए निर्देशानुसार सारे कर्म किए। सुनीता हालांकि इन सब पर ज्यादा यकीन नहीं करती थी, मगर पिछले कुछ सालों की घटनाओं और माँ बाप की चिंता को देखते हुए इसका विरोध भी नहीं कर सकी। सारा प्रक्रम करने के बाद सुंदरी बड़े ही सुकून के साथ घर लौटी। इस समय उसकी अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि उसकी मनोरथ जल्द ही पूरी होने वाली है। सुनीता बाबूलाल और सुंदरी की 3 संतानों में सबसे छोटी है। रंग रूप से सुनीता में कोई कमी नहीं है। गोरा रंग, इकहरा बदन और लंबी कदकाठी। सुनीता लिखने पढ़ने में भी काफी होशियार है। अभी 2 वर्ष पहले ही एमए की परीक्षा प्रथम डिवीजन से पास की थी और उसके बाद भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयासरत है। उसके ये गुण किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का मादा रखते हैं। यही कारण है कि आज तक जितने भी लोग सुनीता को रिश्ते के लिए देखने आ चुके थे, उनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी लड़की को अस्वीकार नहीं किया था, भले ही दूसरे कारणों की वजह से शादी तय नहीं हो पाई हो। बाबूलाल काफी खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं और वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देते हैं। यही कारण है कि जब तक सुनीता कॉलेज की पढ़ाई करती रही, उन्होंने कभी भी उसके सामने उसकी शादी ब्याह के बारे में कभी कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि उनके इस रवैये की बहुत से लोगों ने दबी जुबान से निंदा भी की, मगर फिर भी बाबूलाल टस से मस न हुए। उस समय उन्हें भी कहाँ मालूम था कि बेटी की शादी के लिए इतना झेलना पड़ेगा। आखिरकार सुंदरी का प्रयास रंग लाया। सावन के बीतते बीतते सुनीता के शादी की बात तय हो गई। बाबूलाल के भावी संबंधी बनारस के ही रहने वाले हैं। नाम बिहारी लाल है, जो कि बनारस में ही किराने की दुकान चलाते हैं। उनकी पत्नी गीता देवी उनके कामों में बराबर की साथी हैं। इन्हीं के इकलौते पुत्र दीपेंद्र के साथ सुनीता का विवाह होना तय हुआ है। दीपेंद्र के पिता को एक ही नजर में सुनीता पसंद आ गई और यही हाल दीपेंद्र और उसकी माताजी का भी हुआ। सुनीता की तस्वीर देखते ही दोनों ने अपनी सहमति दे दी। रिश्ता तय हो जाने के बाद जहां एक तरफ बाबूलाल और सुंदरी के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा, वहीं दूसरी ओर सुनीता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और व्यवहार में बेचैनी दिखाई दे रही है। इस खुशी के अवसर पर ऐसा क्यों है, इसका जवाब सिवाय सुनीता के कोई और नहीं दे सकता है। मगर सुनीता स्वयं ही इतनी उलझी है कि उसे अपने आप का होश ही नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, मगर सुनीता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, या फिर यूं कहूं कि बताने की हिम्मत ही न हुई थी तो गलत ना होगा। बात ही कुछ ऐसी है कि उसे किसी के सामने बताने में दिल दिमाग दोनों बैठे जाते हैं। आज से पहले जब कभी भी सुनीता का रिश्ता तय हुआ, उसी रात उसको एक अजीब सा ख्वाब आया, जिसे देखकर वह चीख पड़ी और फिर कुछ देर के लिए अपना सुध बुद्ध खोकर बस एकटक सामने की दीवार की तरफ ताकती रह गई। मिनटों तक उसकी पलकें नहीं झपकती और जब कोई कुछ पूछता तो उसे बड़े ही अजीब नजरों से घूरने लग जाती। मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। सुबह होते ही वह सब कुछ भूल जाती और एकदम सामान्य सी दिनचर्या हो जाती। अगर कोई रात की घटना के बारे में पूछता भी तो वह बिल्कुल मासूम सा उत्तर दे देती, क्या हुआ था रात को, कुछ हुआ था क्या, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। इतना कहकर वह खुद भी बड़ी गंभीरता से सोचने बैठ जाती, इस उम्मीद में कि शायद कुछ याद आ जाए। मगर वह अपने प्रयास में कितना सफल होती थी, यह तो वही जानती थी। लोगों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता। उन्हें लगता कि क्या सचमुच सुनीता को कुछ नहीं पता, या फिर वह उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती। इस घटना के 1-2 दिन बाद ही बना बनाया रिश्ता टूट जाता।
मगर इसका कारण पता न चलता। यही क्रम पिछले 2-3 वर्षों से चला आ रहा था। जिस दिन कोई रिश्ता तय होता, उसी रात सुनीता को फिर वही ख्वाब आता। इस बारे में कभी घर वालों को पता चलता था और कभी नहीं भी, मगर अगले कुछ दिनों बाद ही रिश्ते की बात टूट जाती थी। सुंदरी ने अफवाहों और बदनामी के डर से बहुत दिनों तक इस बात की चर्चा किसी से न की, मगर जब बिल्कुल हताश हो गई तब अपने एक रिश्तेदार से इस बात का जिक्र की। उन्हीं के परामर्श पर वह सुनीता को लेकर बनारस गई थी। इस बार भी रिश्ता तय होने के बाद सुंदरी के मन में भी कहीं न कहीं एक डर बना हुआ है, मगर पंडित राजेंद्र दास के द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने के बाद उसके मर्मों में इस ओर से चिंता काफी कम हो गई है, मगर फिर भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है। रही बात सुनीता की, तो वह उसके मन की बस वही जानती है। उसके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें उसके दिल का हाल बयां करने के लिए काफी हैं, मगर इसके पीछे का कारण किसी और को मालूम न होता है। रात में सुनीता पंडित जी के बताए मंत्र का जाप करने के बाद सो गई। उसे सोए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए थे कि उसे ऐसा लगा कोई उसे पुकार रहा है। उसकी नींद अचानक ही खुल गई। उसकी नजर सामने दीवार की तरफ गई तो वहां एक साया नजर आया। थोड़ी ही देर में वह साया अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। उस रूप को देखते ही सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा कि उसकी धमनियों में बहता रक्त धमनियों में ही जम गया हो। वह चीखना चाह रही है, मगर उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे हैं, मगर उसे एहसास हो रहा है कि वह जोर जोर से चीख रही है, मगर उसकी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है। सुनीता के सामने जो चेहरा उभर कर आया था, सुनीता उसे भली भांति पहचानती थी। थोड़ी देर के बाद वह साया, जो अभी तक दीवार से लगकर खड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था, धीरे धीरे सुनीता की तरफ बढ़ा, मगर उसके पास न गया, बल्कि वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया और बोला, सुनीता, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं गगन हूं, गगन, तुम्हारा गगन। यह सुनते ही सुनीता की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला, मगर फिर भी डर के मारे उसके मुंह से कुछ न निकला। गगन को भी शायद यह एहसास हो गया। वह बड़े ही प्यार से सुनीता को ढाढ़स बंधाते हुए बोला, सुनीता, तुम शायद मुझसे डर रही हो, मगर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, पहले भी करता था और आगे भी करता रहूंगा। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारे जरा से कहने से उस दिन अपनी जान थोड़े दे देता। उस दिन तुम्ही ने तो कहा था कि मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो क्या मेरे लिए जान भी दे सकते हो, और मैंने जान देकर दिखला दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मगर क्या तुम जानती हो, उस दिन उस पहाड़ी से कूदने के बाद भी नीचे गिरने पर मेरी जान नहीं निकली थी। शायद तुम्हारी मोहब्बत का ही असर था, मगर तुम मुझे नीचे गिरता हुआ देख वहां से भाग गई। इससे मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई, और फिर कब मेरी सांसें मेरे शरीर का साथ छोड़ गई पता ही न चला। जब होश आया तो खुद को तुम्हारे सामने खड़ा पाया। मुझे लगा तुमने मेरी मोहब्बत स्वीकार कर ली है, इसलिए तो मैं इस तरह तुम्हारे सामने खड़ा था। तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे आसपास ही रहता आया हूं। मैंने हमारे बीच किसी तीसरे को कभी आने नहीं दिया और आगे भी कभी नहीं आने दूंगा। सुनीता सिर झुकाए चुपचाप गगन की बातें सुनती रही और उसकी आंखों से अश्कों का झरना बहता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह नजर उठाकर गगन की तरफ देख सके। इसके दो कारण थे। पहला, वह गगन के लाख समझाने के बाद भी गगन से डर रही थी, और दूसरा, उस घटना के जिक्र के बाद दुहक और पछतावे के कारण। थोड़ी देर बाद जब गगन सारी कहानी कहने के बाद चुप हुआ तो सुनीता एक बारगी साहस कर उसकी तरफ नजर घुमाई, मगर अब वहां उसे कोई नजर न आया। वह एकदम से चौंक पड़ी। थोड़ी देर बाद अचानक एक आवाज गूंजी, सुनीता, तुम उस दिन मुझे अकेला क्यों छोड़कर चली जा रही थी? यह सुनते ही सुनीता एकदम से चिन्हुक उठी और एकदम से हड़बड़ाकर अपनी चादर फेंक कर उठ बैठी। सुनीता को अब एहसास हुआ कि वास्तव में वह अभी तक वह कोई सपना देख रही थी, मगर उस सपने में कहीं और सुनी हर बात बिल्कुल सत्य थी। और आखिरी में वह सवाल कितना मर्मभेदी था, सुनीता, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? सुनीता उसके बाद सो न सकी।
नींद उसकी आंखों को छोड़कर मीलों दूर निकल गई थी। अब केवल वह करवटें बदलती रही। उसकी आंखों के सामने कुछ साल पहले घटी हुई घटना एकदम से सजीव हो उठी। कॉलेज में स्नातक का सुनीता का दूसरा साल था। सुनीता पढ़ाई में जितनी होशियार थी, रूप सौंदर्य में भी उतनी ही धनवान थी। यह उम्र का वह पड़ाव है जिसमें दिल में अनेकों धवलें जवां होती रहती हैं और अनेकों ख्वाब पलकों से होकर दिल के आशियाने में घर बनाते रहते हैं। सुनीता भी इन ख्वाबों से दूर न रह सकी। सुनहरे भविष्य के सपने संजोए वह भी जीवन पथ पर लगातार पड़ती जा रही थी। सुनीता की खूबसूरती की चर्चा कॉलेज में हर लड़के की जुबान पर थी, मगर सुनीता कभी भी इस विषय पर ध्यान नहीं देती और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। कभी कभी कुछ लड़के उसके ऊपर फप्तियां भी कसते, मगर फिर भी वह उन सबको अनदेखा कर आगे बढ़ जाती। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ कॉलेज कैंपस में एक आम के पेड़ के नीचे बैठी अपनी किताबों में खोई हुई थी कि 2-3 लड़के जाकर वहीं पास में बैठ गए और सुनीता को निशाना साधकर तरह तरह की बातें लगे। उनमें से एक ने कहा, काश हम भी कोई किताब होते तो कितना अच्छा होता। इन खूबसूरत हाथों का स्पर्श पाकर हमारी तो किस्मत ही निखर जाती। इतना सुनकर बाकी सब जोरों से हंसने लगे। इसी तरह से लगातार हो रहे कमेंट से सुनीता उब गई और वहां से उठकर जाने लगी। तभी उन लड़का में से एक ने कहा, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। यह सुनकर सुनीता तो कुछ न बोली, मगर पल्लवी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हारी अम्मा की गोद में जा रहे हैं, तुमको भी चलना हो तो चलो। इतना सुनते ही सभी लड़के एकदम से उग्र हो गए और अनेकों गलियां बकने लगे। पल्लवी को उनके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार होते देख सुनीता उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोली, छोड़ो भी, इनके मुंह क्या लगना, कीचड़ में पत्थर मारने से अपना ही दामन गंदा होता है। पल्लवी न चाहते हुए भी सुनीता के साथ चल पड़ी। जैसे ही दोनों अपने क्लासरूम में पहुंचे, पल्लवी सुनीता के ऊपर एकदम से भड़क गई और बोली, तुम इन लफंगों से इतना डरती क्यों हो? सुनीता बड़े ही शांत लहजे से बोली, मैं डरती नहीं हूं, मगर कुत्ते के भौंकने पर खुद भी तो उन पर भौंकना नहीं शुरू कर देते। यह सुनकर पल्लवी एक लंबी सांस लेते हुए बोली, आज तो बच गए साले, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ लग गए उनकी 7 पुश्तें किसी लड़की को छेड़ने का साहस न करेंगी। पल्लवी की बातें गलत नहीं थीं। वह मार्शल आर्ट में चैंपियन थी और उन जैसे 10-12 लड़कों को एक साथ धूल चटाने की क्षमता रखती थी। सुनीता भी यह बातें भली भांति जानती थी, मगर वह किसी बात को बेकार का तूल देने से बचना चाहती थी। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही वे लड़के सुनीता के सामने आकर माफी मांगने लगे। इस समय उनकी हालत देखकर सुनीता एकदम से चौंक पड़ी। उन लड़कों में 2 के सिर पर पट्टी बंधी थी और एक के हाथ पर प्लास्टर था। सुनीता को शुरू में कुछ समझ नहीं आया कि क्या माजरा है। फिर यह सोचकर कि यह सब सारा किया धरा पल्लवी का है, वह तेजी से क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। क्लासरूम में पहुंचते ही पल्लवी को एक तरफ ले जाकर सुनीता शिकायत करते हुए बोली, कर ली अपने मन की, क्या जरूरत थी यह नया बखेड़ा खड़ा करने की? पल्लवी कुछ न समझ पाई कि आते ही सुनीता यूं अचानक उस पर भड़क क्यों रही है। वह सुनीता से बोली, पहले कुछ बताएगी भी कि मैंने किया क्या है, या बस मुझे सुनाती ही रहेगी? सुनीता उग्र होते हुए बोली, उन लड़कों को मारने की क्या जरूरत थी, और वह भी इस तरह? किसी का सर फूटा है तो किसी का हाथ टूटा है। पल्लवी मासूमियत से जवाब दी, किन लड़कों की बात कर रही हो तुम? मैंने कब किसी को मारा? सुनीता बिगड़ते हुए बोली, अब ज्यादा नाटक मत कर, तुझे नहीं पता कौन लड़के? अरे वहीं जो कल उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। पल्लवी हंसते हुए बोली, क्या उनकी ठुकाई हुई है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मगर इससे खुश होने के बजाय तू क्यों इतनी दुखी हो रही है? तेरे रिश्तेदार लगते हैं क्या? सुनीता उसके बालों को नोचती हुई बोली, मेरे रिश्तेदार क्यों होने लगे? मैं तो तुझे लेकर परेशान हूं। पल्लवी सुनीता को समझाते हुए बोली, अरे मेरी भोली सुनीता, मैंने किसी को नहीं मारा है, इसलिए तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुनीता यह सुनकर चकित होते हुए बोली, अगर तुमने नहीं मारा तो फिर उन्हें किसने? पल्लवी बोली,
छोड़ो ना, हमें क्या लेना देना, पड़ गए होंगे किसी हत्थे। अब हर कोई तुम्हारी तरह सहन शक्ति की मूरत तो है नहीं, सो उनके किए कर्मों का तत्काल फल दे दिया होगा। उसके बाद सुनीता ने भी इस घटना को और तवज्जो तो न दी, मगर फिर भी उसका मन पूरी तरह तक स्थिर न हो सका। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि अगर किसी के साथ उन लड़कों की लड़ाई हुई थी तो फिर वह सब आकर सुबह उससे माफी क्यों मांग रहे थे। सुनीता इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि कब उसे नींद आ गई पता ही न चला। सुबह जगने के बावजूद उसकी आंखों में जलन महसूस हो रही थी। शायद रात की नींद पूरी न होने की वजह से ऐसा था। आज सुबह जगने के बावजूद सुनीता को रात की पूरी घटना याद रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि उसे सब कुछ याद रह गया। हर बार वह रात की घटना याद करने की कोशिश करती थी और न याद आने पर परेशान होती थी, मगर आज उसका उल्टा हो रहा है। वह रात में देखे हुए ख्वाब को भूल जाना चाहती है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी वह भूल नहीं पा रही है। वह जब तक किसी काम में व्यस्त रहती तब तक ठीक रहती, मगर ज्यों ही काम खत्म करके वह खाली बैठती, पुरानी यादें उसे आ घेरती और वह उसी की रवानी में न चाहते हुए भी खोती चली जाती। सारा दिन इसी तरह अनचाहे उलझनों से उलझते उलझते बीत गया। फिर भी शाम होते होते पिछली रात की घटना काफी हद तक सुनीता के दिमाग से उतर चुकी थी। रात को अपनी पढ़ाई में खोई खोई नींद के आगोश में खो गई। नींद में खोने के कुछ ही देर बाद सुनीता फिर उन्हीं पुराने दिनों में पहुंच गई। शायद पिछली रात की घटना ख्वाब का रूप लेकर उसके अंतःस्थ पर छा गया था। ऐसा अवसर होता है कि हम दिन भर जिस बारे में सोचते हैं वही नींद में ख्वाब बनकर हमारे सामने हाजिर हो जाता है। सुनीता के साथ भी यही हो रहा था। सुनीता फिर अपने कॉलेज के दिनों में वापस चली गई, जहां उसके साथ पल्लवी और अन्य सहेलियां कॉलेज में बैठी अपने क्लास अटेंड कर रही थीं और एकता मैडम की भारी भरकम आवाज में लेक्चर सुन रही थीं। सुनीता बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रही थी, तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि पीछे से कोई उसे लगातार घूर रहा है। पहले पहल सुनीता इसे अपना वहम समझी, मगर जब लगातार उसे यही ख्याल सताने लगा तो वह कुछ बेचैन हो उठी। वह वास्तविकता जानना चाहती थी, मगर समस्या यह थी कि वह ऐसा करे तो करे कैसे। अगर टीचर ने उसे पीछे देखते हुए देख लिया तो नाहक ही डांट सुननी पड़ेगी। वैसे भी एकता मैडम बहुत सख्त मिजाज की थी। सुनीता मन महसूस कर रह गई और उसके दिल की बेचैनी पढ़ाई से उसका ध्यान भटकाती रही। जैसे ही एकता मैडम का लेक्चर खत्म हुआ, सुनीता एकदम से पीछे मुड़ गई। वहां कई लड़के बैठे थे और सब के सब सामने की तरफ ही देख रहे थे। सुनीता को समझ नहीं आया कि इनमें से वह एक नजर कौन सी है जो उसके दिल की बेचैनी बढ़ा रही थी। चूंकि सुनीता आगे की डेस्क पर बैठी थी और लड़के जिनके बारे में बात हो रही है वे उसके पीछे वाली डेस्क पर, इसलिए उनका सामने की तरफ देखना स्वाभाविक भी था। अंत में सुनीता ने भी यही मान लिया कि शायद उसे ही कोई भ्रम हुआ था। सुनीता के अचानक ही एक झटके में इस तरह पीछे मुड़ने से पल्लवी थोड़ा चकित हो गई थी। सुनीता के वापस अपनी जगह बैठते ही पल्लवी उससे पूछी, क्या हुआ? तू अचानक ऐसे पीछे क्या देख रही थी? किसी ने कुछ कहा क्या? पल्लवी को लगा कि शायद पीछे बैठे लड़कों में से किसी ने कुछ उलटी सीधी हरकत की हो। सुनीता इस बात को टालने की कोशिश करते हुए बड़े ही अनमने ढंग से बोली, अरे कुछ नहीं। अब क्या मैं पीछे भी मुड़कर देख भी नहीं सकती? तू हर बात को इतना सीरियसली क्यों ले लेती है? पल्लवी एक तक सुनीता को देखती रही और फिर बोली, अरे मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, तुमने तो पूरा लेक्चर ही सुना दिया। अच्छा बाबा, माफ कर दो, अब नहीं पूछा करूंगी, कुछ जो मन में आए वह करो। सुनीता कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद से सुनीता को अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कि कोई उसे छुप छुप कर देख रहा हो और उसका पीछा कर रहा हो, मगर वह कौन है इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सुनीता मन ही मन कुछ डरने भी लगी थी। उसे लगने लगा था कि कहीं वहीं लड़के तो उससे बदला लेने के फिराक में नहीं जिनकी कुछ दिनों पहले पिटाई हुई थी। अभी तक सुनीता को यह भी नहीं पता चला था कि उन लड़कों को मारने वाला आखिर कौन था। इसी डर की वजह से सुनीता कुछ खोई खोई सी रहने लगी थी। पल्लवी की नजरों से उसका यह राज न छुप सका।
एक दिन पल्लवी और सुनीता दोनों कैंपस में आम पेड़ के नीचे बैठी थी। यही वह जगह थी जहां उनका खाली वक्त गुजरा करता था। पल्लवी सुनीता से पूछी, सुनीता, आजकल तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ खोई खोई और बुझी बुझी सी दिख रही है कई दिनों से। सुनीता कुछ चौंकते हुए बोली, ना ना, नहीं तो। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो एकदम भली चंगी हूं। पल्लवी बोली, सच में मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। पल्लवी के जिद के आगे आखिरकार सुनीता को झुकना ही पड़ा। सुनीता ने पिछले कई दिनों में जो कुछ भी महसूस किया था वह सब पल्लवी को बता दिया। सारा माजरा जानने के बाद पल्लवी सुनीता को डांटते हुए बोली, इतना कुछ हो रहा है और कितना कुछ हो चुका, मगर तुमने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया। यही हमारी दोस्ती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देती? लगता है तुम्हें मुझ पर तनिक भी विश्वास नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझे अपना दोस्त ही न समझती हो। सुनीता माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं खुद भी इस संबंध में कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही थी तो तुम्हें क्या बताती। मुझे तो अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि मुझे जैसा कुछ लग रहा है वास्तव में वैसा कुछ हो भी रहा है, या फिर यह सब केवल मेरा भ्रम है। पल्लवी सुनीता का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, अब बस तू सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं जल्द ही हकीकत का पता लगा लूंगी। यह सुनकर सुनीता के दिल को बहुत सुकून मिला। अब वह पहले से ज्यादा बेहतर महसूस करने लगी। दोनों सखियां जिस समय आपस में यह सब बातें कर रही थीं, उसी समय वहीं थोड़ी दूर पर एक और शख्स उनकी तरफ पीठ किया हुआ बैठा था। यूं तो वह किताब खोले हुए पढ़ रहा था और उसे देखकर किसी को भी यही भ्रम होता, मगर वास्तव में वह केवल पढ़ने का बहाना कर रहा था। उसका सारा ध्यान तो उन दो सखियों के बीच हो रही बातों पर था। वह बड़े ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रहा था, मगर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। यहाँ तक कि पल्लवी या सुनीता को भी यही गलतफहमी हो रही थी कि कोई पढ़ाकू लड़का अपनी किताबें चाट रहा है। पल्लवी तो एक दो बार उसे छेड़ने के मूड में कुछ कमेंट भी मार चुकी थी, मगर वह लड़का बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपने काम में लगा रहा। पल्लवी भी पढ़ाई के प्रति उसका समर्पण देखकर चकित हो रही थी। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि काश एक बार उनकी तरफ पलट कर देखे, ताकि वह भी उस पढ़ाकू महाराज का दीदार कर सके, मगर उसके दिल की हसरत दिल में ही दब कर रह गई थी। पल्लवी को यह कहाँ मालूम था कि वास्तव में जिसके दीदार के लिए वह तड़प रही है वह शख्स तो खुद ही उनके पीछे कब से पड़ा है और यहाँ भी बैठा हुआ पढ़ाई के बहाने सिर्फ उनकी बातें सुन रहा है। उन लोगों की बातें खत्म होने के पश्चात, इससे पहले कि वे दोनों वहां से जाती, वह लड़का अपनी जगह से उठा और बिना पीछे एक बार भी देखे चुपचाप अपनी किताबें लिए लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ा। उसे वहां से जाता हुआ देख पल्लवी का मन थोड़ा उदास हो गया। पल्लवी मन में सोच रखी थी कि चलते वक्त एक बार इस पढ़ाकू महाराज का दीदार अवश्य करेगी। उस लड़के के जाने के बाद वे दोनों भी अपनी क्लास की तरफ चल दी। सुनीता अपने ख्वाबों में खोई हुई थी कि ऐसा लगा किसी ने उसे पकड़कर जोर से झकझोर दिया हो। वह एकदम से चौंक पड़ी। उसकी आंखें अचानक ही खुल गईं। वह अपने इर्द गिर्द नजरें घुमाकर देखी, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। वह कुछ देर तक यूं ही पड़ी रही और फिर इस बात की तसल्ली होने पर कि वहां कोई नहीं है, वह फिर से सो गई। वास्तव में सुनीता को झकझोर को जगाने वाला कोई और नहीं बल्कि गगन ही था। वह बड़ी देर से वहीं बैठा हुआ सुनीता के चेहरे को एकटक निहारे जा रहा था। सुनीता के चेहरे के पल पल बदलते रंग के साथ गगन की धड़कनें भी बदल रही थीं। अंत में अचानक जब सुनीता के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिखाई दी, गगन एकदम से बेचैन हो उठा और उसे झकझोर कर एकदम से जगा दिया। वह सुनीता से इस उदासी का कारण जानना चाह रहा था, मगर फिर यह सोचकर कि कहीं सुनीता डर न जाए, वह कुछ नहीं बोला और वहीं अदृश्य हो गया। मगर जैसे ही सुनीता फिर नींद के आगोश में खो गई, गगन पहले की तरह उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ सालों पहले जब वह जिंदा हुआ करता था। और सोचते सोचते वो भी कॉलेज की यादों में पहुंच गया। प्रदीप, जो कि गगन का दोस्त है, वो गगन को उलाहने देते हुए बोल रहा था,
आखिर कब तक उसे ऐसे ही दूर से देख देख कर आहें भरता रहेगा? अगर उसको पसंद करता है तो जाकर उसे बता क्यों नहीं देता? प्रदीप की बातें सुनकर गगन हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया, अभी नहीं। प्रदीप लताड़ लगाते हुए बोला, अभी नहीं मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इरादा क्या है तुम्हारा? अरे भाई, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं कि तुम उसके पीछे पड़े हो और यह बात जताने के लिए कहने पर कह रहे हो अभी नहीं। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? गगन बोला, यार, इस इंतजार में जो तड़प है ना, उसकी कसक दिल में एक अजीब ही एहसास जगाती है। दिल करता है बस उसको यूं ही देखता रहूं सालों साल, हजारों लाखों साल। मगर ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसे समझने के लिए किसी से इश्क करना होगा, बेइंतहा इश्क, जो तुम्हारे वश की नहीं है। प्रदीप गगन की चुटकी लेते हुए बोला, हां भाई, मुझे क्या मालूम, और सच कहूं तो मुझे मालूम भी नहीं करना। मैं तो बस इस इतन जानता हूं कि यदि किसी से इश्क है तो खुलकर इजहार करो। ये पागलों की तरह छुप छुप कर ताक झांक में वक्त बर्बाद करन मेरे बस की बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तू बस ऐसे ही मक्खियां हाँकता रह जाए और मिठाई कोई और ही उठाकर खा जाए। प्रदीप के मुंह से निकली इस आखिरी अल्फाज ने गगन को अंदर तक झकझोर दिया। वह एकदम से तड़प उठा। वह ललकारते हुए बोला, किसकी मजाल है जो मेरे रहते हुए उसकी तरफ आंख भी उठा सके? अरे देखना तो दूर, किसी के दिल में ऐसा करने का ख्याल भी आया तो मैं उसके दिल की धड़कनें बंद कर दूंगा। सुनीता मेरी है और सिर्फ मेरी। प्रदीप फिर बोला, तेरे कहने भर से क्या होता है? वह भी तो तैयार हो। उसे तो यह भी नहीं मालूम कि कोई उसको चाहता है। फिर वह भला क्यों तेरे लिए किसी को ठुकराने लगी? प्रदीप ने भले ही कड़वी बात बोली थी, मगर उसमें पूरी सच्चाई थी। इस बात से गगन भी इनकार नहीं कर सका। इसी का नतीजा यह हुआ कि गगन अपने दिल की बात सुनीता को बताने के लिए राजी हो गया। वह कुछ देर गंभीरता से सोचता रहा और फिर प्रदीप से बोला, प्रदीप, तू ठीक कह रहा है। बहुत हो चुका लुका छुपी। अब तो आमने सामने बात करनी ही होगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही कर देगी ना? प्रदीप उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोला, शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। गगन मन ही मन निश्चय तो कर लिया, मगर उसे भी मालूम था कि यह काम कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। बेचारा चुपचाप सोचने लगा कि किस तरह सुनीता के सामने अपनी चाहत का इजहार किया जाए। वह अपने ख्यालों में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही न रहा कि प्रदीप उससे कुछ कह रहा है। थोड़ी देर तक जब गगन का कोई जवाब नहीं दिया तो प्रदीप उसका हाथ पकड़कर झकझोरते हुए बोला, अरे कहां खो गया? वह देख, सामने से सुनीता अकेली आ रही है। इस समय उसके साथ दूसरा कोई नहीं है। यही मौका है। बोल दे उसके सामने जो भी तेरे दिल में है। इससे बढ़िया मौका तुझे फिर नहीं मिलेगा। इतना कहकर प्रदीप गगन को आगे की तरफ धकेल दिया जिस तरफ से सुनीता आ रही थी। प्रदीप ने गगन को इतनी जोर से धक्का दिया था कि वह गिरते गिरते बचा। जब तक गगन अपने आप को संभाल कर खड़ा हुआ, सुनीता उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। सुनीता को अपने इतना नजदीक पाकर भी गगन की हिम्मत न हुई कि उससे कुछ बोल सके। उसके अल्फाज उसके होठों पर आने से पहले ही जम गए। वह इतना शर्मा रहा था कि बात करना तो दूर, वह सुनीता से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। देखते ही देखते सुनीता उसके पास से होकर गुजर गई और गगन अपनी निगाहें नीची किया हुआ दूसरी तरफ आगे बढ़ गया। सुनीता के वहां से चले जाने के बाद प्रदीप पुनः गगन के पास लौट आया और आते ही बोला, क्या हुआ, बात हुई? तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा कि तुम्हारी फटी पड़ी है। जब इतना डरते हो तो फिर क्यों इन सब चक्कर में पड़े हो? गगन बोला, यार, मैं डर नहीं रहा था, बस न जाने क्यों उसे सामने देखकर मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तुम भले ही इसे डर कहो, लेकिन मैं तो इसे प्यार कहूंगा। प्रदीप अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई, ऐसे प्यार को दूर से ही प्रणाम। मुझे नहीं पड़ना इन चक्कर में, मैं तो चला अपने घर। इतना कहकर प्रदीप वहां से जब चलने लगा तो गगन उसे रोकते हुए बोला, ठहरो, मैं भी चल रहा हूं। मैं तुम्हारे बिन यहां अकेले क्या करूंगा? प्रदीप कुछ नहीं बोला। गगन उसके साथ चल पड़ा। यह वही प्रदीप है
जिसने कुछ दिनों पहले गगन के कहने पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर 2-3 लड़कों की खूब पिटाई की थी और बहाना बना था लड़की छेड़ने का। प्रदीप काफी रईस खानदान से ताल्लुक रखता था। वह मारपीट के लिए कुछ ज्यादा ही बदनाम था, मगर दोस्तों पर जान छिड़कता था। गगन से उसकी पुरानी दोस्ती थी। गगन पढ़ने में काफी होशियार था। दोनों मैट्रिक से ही साथ साथ थे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। प्रदीप का लड़कियों को लेकर भी कुछ अलग ही नजरिया था। वह इश्क मोहब्बत में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब एक दूसरे की फिजिकल जरूरत पूरा करने का बहाना मात्र है, इसलिए जो है मुंह पर बोलो। ये प्यार मोहब्बत का लफड़ा बेकार में नहीं पालने का। मगर गगन का नजरिया उससे बिल्कुल अलग था। मगर फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी कोई खटास नहीं आने पाई थी। 2-3 बाद ही लाइब्रेरी में बुक लौटाते वक्त गगन और सुनीता की फिर आमने सामने मुलाकात हो गई। इस बार गगन हिम्मत करके सुनीता से बात करने की कोशिश करते हुए बोला, हाय, मैं गगन, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूं? सुनीता बिना कुछ बोले अपनी बुक उसकी तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर तक बुक खोलकर देखने के बाद गगन बोला, काफी अच्छी बुक है, आपके पास इसके नोट्स होंगे क्या? सुनीता बिना किसी ओवर रिएक्शन दिखाए बड़ी शालीनता से जवाब दी। क्यों? गगन बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। सुनीता आगे बोली, अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो क्या हमारी बुक हमें वापस मिल सकती है? गगन हड़बड़ाते हुए बोला, ओह हां, क्यों नहीं? इतना कहकर गगन सुनीता की बुक उसे वापस लौटा दिया। सुनीता अपनी बुक लेकर वापस क्लास के लिए चल दी। गगन वहीं खड़ा खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी धड़कनें अब तक सामान्य न हो पाई थीं। BA अंतिम वर्ष के आखिरी महीने में कॉलेज की तरफ से एक पिकनिक का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इस पिकनिक में जाने के लिए सभी लड़के लड़कियां काफी उत्साहित थे। तय तिथि को 2-3 बसों में सवार होकर सभी स्टूडेंट पुणे में स्थित पिकनिक स्पॉट की तरफ रवाना हो गए। उस समय सबके दिल में एक अलग ही रोमांच हो रहा था। सुनीता भी अपने सहेलियों के साथ पिकनिक के लिए बस में सवार हो चुकी थी। उसी बस में एक कोने की सीट पर गगन भी बैठा था अपने दोस्तों के साथ। गगन मन ही मन कुछ सोचकर अनायास ही मुस्कुराए जा रहा था। उसकी नजरें जब कभी भी सुनीता से टकराती, एक अजब सा रोमांच सीने में उभर आता। नजरें थोड़ी देर यूं ही एक दूजे का दीदार करती और फिर शर्म से झुक जाती। गगन मन ही मन सोचा कि इससे अच्छा मौका उसे फिर कभी नहीं मिलेगा सुनीता के सामने अपने प्रेम का इजहार करने का। हालांकि इससे पहले भी दोनों कई बार एक दूसरे से मिल चुके थे और बहुत सारी बातें भी उनके बीच होती रही थीं। मगर जो बात दिल में बेचैनी बढ़ा रही थी, उसे आज तक दिल से बाहर निकालने की गगन की हिम्मत न हुई थी। उसको डर लगता था कि कहीं सुनीता बुरा न मान जाए। पिकनिक स्पॉट पर बस के पहुंचते ही सारे स्टूडेंट बस से उतर पड़े। उनके साथ आए स्टाफ उन्हें आवश्यक हिदायतें देते हुए बोले, आप सब लोग स्वतंत्र रूप से पिकनिक का मजा उठाइए, मगर सावधानी के साथ। कोई भी झरने के बिल्कुल नजदीक नहीं जाएगा और ना ही कोई झील के पानी में उतरेगा। यहाँ जो भी निर्देश लगे हैं उनका पालन होना चाहिए। हम लोग शाम को 5 बजे वापसी के लिए रवाना होंगे। तब तक आप लोग घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं। सारे स्टूडेंट्स यस सर कहकर वहां से अलग अलग अपने दोस्तों के साथ चल पड़े। यूं तो सुनीता की कई सहेलियां साथ आई था, मगर वे सब केवल नाम की फ्रेंड्स थीं। उसकी असली फ्रेंड तो पल्लवी थी, मगर कुछ आवश्यक काम की वजह से अंतिम समय में उसे पिकनिक का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था। पल्लवी के नहीं आने की खबर सुनकर सुनीता भी आने से मना करने लगी, मगर पल्लवी के बहुत समझाने पर वह राजी हो गई। सुनीता आ तो गई थी, मगर पल्लवी को बहुत मिस कर रही थी। वह एक पहाड़ी के पास बैठी दूर से गिरते हुए झरने को देख रही थी। न जाने क्यों उसे भीड़ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वह सबसे अलग अकेले बैठी थी। उसे अकेला बैठा देख गगन उसके पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हैं? सुनीता गगन को अपने पास देखते ही थोड़ी असहज महसूस करने लगी। उसके दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ गईं। वह इधर उधर झांकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। सुनीता को ऐसे इधर उधर झांकता हुआ देख गगन आगे बोला,
क्या हुआ? आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? सुनीता थोड़ा झिझकते हुए बोली। नहीं, कुछ नहीं, मगर आप यहाँ कैसे? गगन बोला, बस ऐसे ही इधर घूम रहा था, आपको अकेला बैठा देखा तो इधर ही आ गया। दरअसल मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लगता। सुनीता कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दूर ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देखने लगी। सुनीता को झरने को निहारता देख गगन बोला, कितना मनोरमा दृश्य है। इस झरने को देखकर दिल को कितना सुकून मिल रहा है। पहाड़ी पर बहते शांत जल को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उसके अंदर कितना शोर छिपा है, मगर जैसे ही वही जल पहाड़ी से नीचे की तरफ झरने के रूप में गिरता है तो कितना शोर करता है। ऐसा लगता है मानो अपने दिल के तमाम जज्बात चीख चीख कर दुनिया को बता रहा हो। ऐसे ही हम मनुष्य भी हैं, अपने दिल में कितने जज्बात दबाए बैठे रहते हैं एकदम शांत, मगर वही जज्बात जब दिल से चलकर होठों के रास्ते बाहर निकलते हैं तो कितना उथल पुथल मचा देते हैं। गगन बड़े ही दार्शनिक अंदाज में अपनी बातें कहता जा रहा था और सुनीता बड़े ही गौर से उसे सुनती जा रही थी। गगन के बातों में छुपी गहराइयां सुनीता के दिल तक पहुंच रही थी और उसे अपनी ओर आकर्षित करती जा रही थीं। थोड़ी देर तक यूं ही गगन की बातें सुनने के बाद सुनीता बोल पड़ी, अरे वाह, आपको तो कोई दार्शनिक या कवि होना चाहिए था। सुनीता के मुंह से इतना सुनकर गगन मन ही मन बहुत खुश हुआ, मगर अपनी खुशी बाहर जाहिर नहीं किया, बस सुनीता को धन्यवाद कह दिया। इसी तरह दो अनजानों के बीच बातों का एक लंबा सिलसिला चल निकला। सुनीता भी गगन को मन ही मन पसंद करती थी, मगर यह वास्तव में आकर्षण मात्र था या सचमुच का प्रेम, वह इसको समझ नहीं पाई थी। आज पहली बार गगन से इतना खुलकर बातचीत हो रही थी। दोनों को बातें करते करते कई घंटे बीत गए। अचानक ही गगन को ध्यान आया कि वह जो बात कहने आया था वह तो अभी तक उसके दिल के अंदर ही है। गगन अपनी जेब से गुलाब का एक फूल निकालकर सुनीता के सामने घुटनों पर बैठ गया और धीरे से बोला, आई लव यू। गगन के मुंह से इतना सुनते ही सुनीता एकदम से चौंक पड़ी। उसके चेहरे की खिलखिलाहट एकदम से कहीं खो गई और वह एकदम से खामोश हो गई। अभी तक जो शोर बाहर हो रहा था वह एकाएक ही थम गया और उससे भी कहीं ज्यादा शोर दिल के अंदर होने लगा। सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह सीधे सीधे गगन को मना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी गगन को पसंद करती थी, मगर वह सीधे सीधे गगन का प्रस्ताव स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। वह बात को टालने का प्रयास करते हुए बोली, यह सब क्या मजाक है? गगन उसी तरह घुटने के बल झुका हुआ बोला, यह मजाक नहीं, हकीकत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हुआ, वह भी आज से नहीं, फर्स्ट ईयर से। बस इतने दिनों तक कहने की हिम्मत ना हुई थी। आज तुमसे बातें करके कुछ हिम्मत बढ़ी, इसलिए जो दिल में है कह डाला। सुनीता को इस बात का एहसास पिछले 1 वर्ष से ही था कि गगन उसे पसंद करता है, मगर आज इस तरह अपने प्यार का इजहार करने पर भी वह गगन को साफ साफ जवाब देने की हालत में न थी। पल्लवी भी तो नहीं थी उसके साथ जो वह उससे कुछ सलाह मशविरा कर सके। अंततः कुछ देर सोचने के बाद वह बात को टालने के उद्देश्य से बोली, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? गगन बोला, चाहे तो आजमा लो। सुनीता बोली, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए क्या कर सकते हो? गगन बोला, तुम्हें भूलने और छोड़ने के सिवा कुछ भी जो तुम कहो। सुनीता मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, अगर मैं कहूंगी तो क्या तुम इस पहाड़ी से नीचे कूद सकते हो? गगन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, मगर फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं? उसे लगा सुनीता यूं ही मजाक कर रही है। गगन के मुंह से इतना सुनते ही सुनीता बोली, मैं नहीं मानती। तुम जैसे लड़के कहने को तो कुछ भी कहते हैं, मगर जब करने की बारी आती है तो दुम दबाकर भाग निकलते हैं। गगन बोला, मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूं। सुनीता बोली, मैं नहीं मानती। सुनीता ये बातें मजाक में बोल रही थी। उसे क्या पता था कि गगन उन बातों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। सुनीता के मुंह से ये सुनते ही कि मैं नहीं मानती, गगन सुनीता को देखकर हौले से मुस्कुराते हुए पीछे हटने लगा।
गगन को यूं पीछे हटता देख सुनीता को लगा कि गगन के सर से इश्क का बुखार उतर गया है और इससे पहले कि वह आगे कुछ बोलती उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर बर्फ सा जम गया। उसके अल्फाज उसकी जुबान पर जम कर रह गए। गगन सच में पहाड़ी पर से छलांग लगा चुका था, ये कहते हुए, मैं उन लड़कों सा नहीं हूं। सुनीता की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपनी जगह से उठाकर नीचे गिरते हुए गगन को देख सके। यहां तक कि कुछ देर तक वह बुत बनी वहीं पड़ी रही। जब उसे खुद का होश आया तो वह एकदम से चीख पड़ी और वहां से वापस लौट पड़ी। गगन के पहाड़ी से गिरते ही चारों तरफ एकदम से हल्ला मच गया। आनन फानन में सैकड़ों लड़के उधर ही दौड़ पड़े। हालांकि गगन जिस पहाड़ी से गिरा था, जो कि सब लोग समझ रहे थे, वह बहुत ऊंची नहीं थी, मगर फिर सर पत्थर से टकराने की वजह से मौके पर ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। लोगों ने तुरंत ही प्रशासन को सूचना दी और कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आ गई। गगन की बॉडी को एम्बुलेंस से तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पिकनिक का कार्यक्रम तुरंत रद्द कर सारे स्टाफ सभी स्टूडेंट को लेकर कॉलेज की तरफ वापस चल दिए। सभी का मन बहुत दुखी हो रहा था। कुछ स्टाफ और स्टूडेंट गगन के साथ एम्बुलेंस में ही जिला अस्पताल की तरफ जा चुके थे। सुनीता बस में एक किनारे बेसुध सी बैठी पड़ी थी। उसे किसी बात का होश ही नहीं था। न तो उसके चेहरे पर दुहक के कोई भाव उभरे थे और न ही उसकी आंखों में एक आंसू। अब तक सबको यही लग रहा था कि शायद गगन को नीचे गिरते हुए देखकर सुनीता को कोई सदमा लगा है, क्योंकि गगन के पहाड़ी से गिरने पर सबसे पहले सुनीता ने ही शोर मचाया था और जिस जगह से गगन गिरा हुआ प्रतीत हो रहा था, उस जगह के सबसे नजदीक सुनीता ही दिखाई दी थी। सदमे की बात तो ठीक थी, मगर वजह शायद गलत। बहरहाल काफी देर बाद जैसे ही बस कॉलेज पहुंची, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घर को रवाना हो गए। सुनीता की हालत देखकर कॉलेज का एक स्टाफ उसे स्वयं घर छोड़ने गए। उधर गगन की मौत की सूचना मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रदीप, जो कि पिकनिक स्पॉट से ही गगन की बॉडी के साथ जिला अस्पताल गया था, जैसे ही गगन की मृत शरीर को लेकर उसके घर पहुंचा, एकदम से हल्ला मच गया। जवान बेटे की मौत ने गगन के माँ बाप को एकदम से तोड़ कर रख दिया। प्रदीप की तो आंखें पथरा गई थी। उसे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अजीज दोस्त उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुका है। वह गगन के मृत शरीर के पास बैठा एकटक उसे ही निहारे जा रहा था। काफी देर बाद आस पड़ोस के लोग मिलकर अंतिम यात्रा की तैयारी किए और फिर ले जाकर गगन के मृतदेह का अंतिम संस्कार किया गया। दूर बैठा एक शख्स बड़े ही अचरज भरी निगाहों से यह सब दृश्य देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आवेश में आकर उसने यह क्या भूल कर दी। वर्षों पहले घटी घटना के इस करुण दृश्य ने एक बार फिर गगन के पूरे वजूद को झकझोर दिया। अपनी देह त्याग कर भले ही इस समय वह किसी और रूप में इधर उधर भटक रहा था, मगर उस दारुण दृश्य की बीती हुई झांकी को एहसास कर एक अजीब से दर्द से उसका रोम रोम में कराह उठा था। उस दर्द के आगोश में आकर कुछ समय के लिए गगन सब कुछ भूल गया और उसकी आंखें क्रोध से जल उठी। उसके अंदर बदले की आग धधक उठी। वह तुरंत सुनीता के पास से कहीं दूर चला गया, क्योंकि उसे डर था कि वह अगर वहां थोड़ी देर और रुका तो अपना प्यार भूलकर वह सुनीता को मार डालेगा। सुनीता को उसी तरह सोता हुआ छोड़ गगन वहां से अदृश्य हो गया। पिछले कई दिनों से रात में सुनीता के कमरे से अक्सर ही जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उठती रहती थी। कितनी ही दफा यह आवाज बाहर तक सुनाई पड़ती थी और कितने लोगों के कान तक पहुंचती थी, कह नहीं सकते, मगर यह बात निश्चित है कि इस हंसी की आवाज सुंदरी तक पहुंच चुकी थी। शुरू शुरू में सुंदरी ने इस पर विशेष ध्यान न दिया और सब कुछ सामान्य समझकर कोई प्रतिक्रिया भी न व्यक्त की। सोची हो सकता है किसी स्वप्न देखने के कारण ऐसा हुआ हो, मगर जब इस हंसी की आवाज अक्सर आने लगी तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। मामले की जांच करने के लिए सुंदरी कई बार रात में सुनीता के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश भी की, मगर उसे ऐसी कोई बात न पता चल सकी जिससे सुनीता के चरित्र पर संदेह किया जा सके।
वैसे सुंदरी ने जिस संस्कार के साथ अपने बच्चों की परवरिश की थी उसमें उनके चरित्र पतन की गुंजाइश ही न थी। मगर कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि कुछ न होते हुए भी कुछ होने का शक दिल में जगह बना लेता है, और यह बात सर्वविदित है कि शक का कोई इलाज नहीं होता है। हालांकि सुंदरी अपने जांच पड़ताल में कुछ ऐसा नहीं पाई जिससे सुनीता से कुछ पूछताछ किया जाए, मगर कुछ दिनों से सुनीता के व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा था उससे सुंदरी के मन में चिंता की लहर उठती रहती थी। एक रात को फिर जब सुनीता के जोर जोर से हंसने की आवाज आई, और वह भी कई बार, तो वह बाबूलाल को सारी बात बताने का निश्चय की। हालांकि यह सब कुछ पिछले कई दिनों से चल रहा था, मगर सुंदरी ने इस बारे में बाबूलाल को अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। शायद वह पहले खुद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहती थी, मगर जब उसे खुद इस तरफ कोई सफलता न मिली तब उसने अपने पति के समक्ष समस्त रहस्योद्घाटन करने का निश्चय किया। सुनीता की लगातार आ रही हंसी सुनकर सुंदरी ने बाबूलाल को जगाकर उन्हें इस बारे में बताया। बाबूलाल गहरी नींद में थे और इस बात पर ज्यादा ध्यान न दिए और यह कहकर शायद तुम्हें कोई धोखा हुआ है, फिर सो गए। बाबूलाल तो सो गए, मगर सुंदरी की आंखों में नींद नहीं थी। यह सिलसिला जब से शुरू हुआ था तब से आज तक सुंदरी ऐसे ही आधी रात तक जागती आई थी। उसके मन में तरह तरह के विचार उपजते और फिर अपने साथ सुदूर ले जाते। पति के सो जाने के बाद भी सुंदरी बहुत देर तक ऐसे ही करवटें बदलती रही, और फिर जब उससे न रहा गया तो वह उठकर सुनीता के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर वह अपने कान खड़े कर वहीं चुपचाप बैठ गई। दरवाजे पर बैठकर सुंदरी को इस बात का एहसास हुआ कि जैसे सुनीता किसी से बात कर रही है और उसी दौरान खिलखिलाकर हंस पड़ती है। सुंदरी बहुत देर तक वहीं चुपचाप दरवाजे से चिपकी पड़ी रही। उसके कानों में लगातार सुनीता के बोलने और हंसने की आवाज आती रही। इस तरह काफी देर हो गया। इस दौरान सुंदरी को सिवाय सुनीता के किसी और की आवाज न सुनाई पड़ी। अंत में ऊबकर सुंदरी अपने कमरे में वापस लौट आई। उसे लगा कि सुनीता किसी से फोन पर बात कर रही है, मगर इतनी रात तक किससे बात कर सकती है, इस बात की चिंता सुंदरी को सताने लगी। उसने इस बारे में अपने पति को बताने का निश्चय किया और फिर सोने की कोशिश करने लगी, मगर एक मां के दिल में उठने वाली चिंता उसके आंखों में नींद नहीं आने दे रही थी। अगले दिन सुबह सुबह ही सबसे पहले सुंदरी बाबूलाल को रात की सारी बातें बताकर इस बारे में सुनीता से बात करने के लिए बोली, मगर इस विषय में सीधे सीधे सुनीता से कुछ सवाल जवाब करना बाबूलाल को उचित न लगा। तथापि वह सुंदरी से बोला, अभी सीधे सीधे इस बारे में सुनीता से बात करना ठीक ना होगा। तुम कहो तो उसका मोबाइल चेक करके देखा जाए कि किससे बात कर रही थी। सुंदरी को भी बाबूलाल की यह बात ठीक लगी। वह सुनीता के कमरे में गई। सुनीता अब तक सो रही थी। सुंदरी पहले तो चुपचाप मोबाइल उठा लाना चाहिए, मगर फिर कुछ सोचकर सुनीता को जगाई और बोली, सुनीता जरा अपना मोबाइल देना, तो तुम्हारे पापा को कुछ जरूरी फोन करना है। उनके मोबाइल का बैलेंस समाप्त हो गया है। यह सुनते ही सुनीता बिना किसी सवाल जवाब के अपना मोबाइल उठाई और उसका लॉक खोलकर मोबाइल अपनी मां को दे दी और स्वयं मुंह धोने के लिए चल पड़ी। सुंदरी मोबाइल लेकर तुरंत बाबूलाल के पास पहुंची। बाबूलाल ने जब मोबाइल चेक किया तो इसमें ऐसा कुछ भी न मिला जिससे यह कहा जा सके कि सुनीता रात में मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। सुंदरी को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ सोचने के बाद सुंदरी पति के कान के पास बहुत धीरे से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता ने बात करने के बाद नंबर डिलीट कर दिया हो। बाबूलाल अपनी पत्नी की तरफ अविश्वास से देखते हुए बोले, शक करने की भी एक हद होती है। पति पत्नी दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सुनीता वहां आ पहुंची। दोनों लोगों को आपस में खुसुर पुसुर करता हुआ देख वह बोली, क्या हुआ, बात हुई या नहीं? सुंदरी को ध्यान आया कि वह किस उद्देश्य से सुनीता से मोबाइल मांगकर लाई थी। सुंदरी तुरंत मामले की गंभीरता भांपते हुए बोली, अरे बेटी, मोबाइल यहां तक लाते लाते फिर से लॉक हो गया। उस वजह से नंबर ही न लगा पाए। मोबाइल को खोलने के लिए ही तुम्हारे पापा कह रहे थे। सुनीता बिना किसी शक के बोली, आप भी ना मम्मी, लाइए मैं खुद ही डायल कर देती हूं नंबर।
बेटी की इस मासूमियत को देखकर बाबूलाल अंदर ही अंदर कुछ लज्जित महसूस करने लगे। उनका मन उनको धिक्कार उठा कि वह अपनी इस संतान पर शक कर रहे हैं जिसने आज तक एक शिकायत का भी अवसर उन्हें नहीं दिया था। वह सुनीता से बोले, रहने दो बेटी, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगा। बाबूलाल के मुंह से यह सुनकर सुनीता को कुछ आश्चर्य हुआ, मगर वह कुछ न पूछी। सुनीता के वहां से जाने के बाद बाबूलाल अपनी पत्नी से शिकायत करते हुए बोले, तुम भी कमाल करती हो, इस लड़की पर शक कर रही हो, कितनी भोली और मासूम है बेचारी। सुंदरी उस समय तो कुछ न बोली, मगर रात की घटना को भूल जाना उसके वश के बाहर था। वह मन ही मन ठानी कि रंगे हाथ ही चोर को पकड़ा जाए, अर्थात जिस समय सुनीता बात रही हो उसी समय बाबूलाल को वहां ले जाकर असलियत मालूम की जाए। सुंदरी चुपचाप अपने काम में लग गई। सुंदरी सुनीता से घर के काम बहुत कम ही करवाती थी ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई का हर्ज न हो। उस पर से इधर कुछ दिनों से वह कुछ बीमार भी रहने लगी थी। उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। सुंदरी कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी, मगर सुनीता के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि यहां तक कि कोई डॉक्टर सुनीता की बीमारी के बारे में ठीक अंदाजा भी लगा नहीं पाया था। कोई कहता कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो कोई मानसिक तनाव बताता, मगर उनके उपयुक्त उपचार के बावजूद सुनीता में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। सुंदरी स्वयं बेटी की चिंता में घुलती जा रही थी। सुनीता गगन से इस कदर प्यार करने लगी कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह हर वक्त गगन के साथ रहना चाहती। जिस पल भी थोड़ी देर के लिए गगन उसकी आंखों से ओझल होता, एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल को तड़पाने लगती। हालांकि यह बात सुनीता और गगन दोनों को अच्छी तरह पता था कि इस जन्म में उनका मिलन संभव ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ गगन एक आत्मा, एक भटकती रूह के रूप में था, और दूसरी तरफ सुनीता साक्षात मानव देह के साथ। मगर इस अंतर का एहसास भी उनके बीच के प्यार को कम नहीं कर सका, बल्कि इस एहसास से उनका प्यार और भी बढ़ता गया, क्योंकि उनके इस प्यार में जिस्म की भूख शामिल नहीं था, जो आगे चलकर बूढ़े होते जिस्म के साथ बूढ़ा होता जाता है और फिर एक दिन थक कर मर जाता है। यह तो दो आत्माओं के अंतर्मन का मिलन था, मगर दुनिया समझ पाए इतनी ज़हीन दुनिया नहीं है। सुनीता के पिछले कुछ दिनों की हरकतें देखकर उसके आस पड़ोस वालों के साथ उसके घर वाले भी उसे पागल समझने लगे। सुनीता को जितने भी डॉक्टरों को दिखाया गया, सबने उसे मानसिक रोग से ग्रस्त बताया। कई लोगों के कहने पर सुनीता की मां ने उसे कई तांत्रिकों को भी दिखाया, जिस पर उन तांत्रिकों का जवाब मिला कि सुनीता के ऊपर किसी बाहरी साया का प्रभाव है। कहने का अर्थ ये है कि जितनी मुंह उतनी बातें, जितने डॉक्टर उतनी बीमारी, जितने वैद्य उतने इलाज, और जितने पुजारी उतने देव। डॉक्टर हो या तांत्रिक, जिसने जो उपाय बताए सुंदरी ने उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। वह तो बस इतना ही चाहती थी कि किसी तरह बस सुनीता ठीक हो जाए। इसी प्रयास में एक दिन सुंदरी फिर बनारस के उन्हीं पंडित राजेंद्र दास से मिली। सुनीता की कुंडली देखते ही उन्होंने कहा कि सुनीता के ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है और आने वाले कुछ दिन और भी खतरनाक हो सकते हैं, यहाँ तक कि सुनीता की जान पर भी बन आ सकती है। सुंदरी पिछले कुछ महीनों में घटित सारी घटनाएं क्रमशः पंडित जी को बताई और फिर बड़ी मायूस होकर बोली, महाराज, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसकी बातों पर विश्वास करूं। डॉक्टर कहते हैं मानसिक रोग है, तांत्रिक कहते हैं बाहरी साया है, और आप कहते हैं कि ग्रह दोष है। मगर आप ही बताइए कि मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं। मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि मेरी बेटी सही सलामत रहे। अब आप ही कुछ उपाय बताइए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। इतना कहकर सुंदरी रोने लगी। पंडित जी कुछ देर तक सुनीता की कुंडली को ध्यान से देखते रहे, फिर एक भोजपत्र उठाकर उस पर कुछ लिखकर उसे एक कागज में लपेटकर सुंदरी को देते हुए बोले, यह कागज किसी साफ सफेद रंग के कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना। और फिर एक और कागज देते हुए बोले, 1 लोटा गंगा जल लेकर इस मंत्र का 108 बार जाप कर एक शीशी में रख लेना और फिर रोज शाम को सूरज डूबते ही पूरे घर में छिड़काव कर देना। भगवान ने चाहा तो बिटिया जल्द ही ठीक हो जाएगी।
एक बात और, इस अभिमंत्रित जल के एक दिन तक के छिड़काव के दौरान कोशिश करना कि बिटिया घर में ही रहे और कहीं बाहर न जाए। सुंदरी पंडित जी के चरणों में प्रणाम करके सारा कुछ लेकर घर वापस आ गई। जैसा कि पंडित जी ने बताया था, सुंदरी ने वह सारी क्रिया उसी दिन से प्रारंभ कर दी। 2-3 में ही सुनीता के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखने को मिलने लगा। सुनीता, जो पहले जहां तहां बैठी कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी, उसकी जगह वह अब अक्सर कुछ शांत दिखने लगी, मगर फिर भी एक उदासी सी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती रहती। उसकी यह उदासी सुंदरी की नजरों से भी न छुप सकी, मगर फिर भी सुंदरी को सुनीता के व्यवहार में हो रहे बदलाव से कुछ सुकून मिलने लगा था। सारे घर के अभिमंत्रित हो जाने की वजह से गगन का घर में प्रवेश बंद हो गया। वह सुनीता से मिलने के लिए तड़प उठता, मगर मिलन का कोई मार्ग न पाकर बहुत हताश व निराश हो जाता। तथापि वह किसी का कुछ अनिष्ट करने के बारे में न सोच पाया, न तो सुनीता का और न ही उसके घर वालों का ही। उधर सुनीता भी गगन के प्यार ने इस कदर डूब चुकी थी कि हर वक्त गगन के बारे में ही सोचती रहती। पहले गगन हर वक्त उसकी नजरों के सामने रहता और वह उससे ढेरों बातें करती रहती। उसकी इसी हरकत को लोग उसका पागलपन समझाने लगे थे, क्योंकि सबको लगता कि सुनीता अकेले में ही कुछ बड़बड़ाती रहती है, जबकि वास्तव में सुनीता खुद से नहीं बल्कि गगन से बातें करती रहती थी। इधर जब कई दिनों से गगन सुनीता को दिखाई नहीं दिया, तो सुनीता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक गगन कहाँ गायब हो गया। सुनीता के चेहरे पर उभर आई उदासी का कारण भी यही था। सुंदरी के प्रक्रम के बारे में सुनीता को कुछ भी नहीं मालूम था। हालांकि शाम के समय उसके कमरे में पानी छिड़कते समय वह अपनी माँ से जरूर इस बारे में पूछती थी, मगर सुंदरी बड़ी चालाकी से बात को बदल जाती। पंडित जी ने इस बात का साफ निर्देश दिया था कि इन सब क्रिया के बारे में सुनीता को पता न चले। इसी तरह 1 हफ्ते से ऊपर गुजर गए। सुनीता की सेहत में लगातार सुधार होता जा रहा था, मगर चेहरे की उदासी ज्यों की त्यों ही बनी रही। उधर गगन भी सुनीता से न मिल पाने की वजह से तड़प रहा था। वह चाहकर भी घर के अंदर नहीं जा पा रहा था। वह तो सुंदरी द्वारा अपनाए जा रहे क्रियाकलाप को भली भांति देख और समझ रहा था, मगर फिर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ करने और सुनीता को इस बारे में बताने के लिए उसका सुनीता से मिलना आवश्यक था, मगर मजबूरी ये थी कि न तो वह घर के अंदर जा सकता था और न ही सुनीता घर से बाहर आ रही थी। वह बेचारा मन ही मन अपने प्यार की दुहाई देता रहता, मगर इस दुनिया में उसकी दुहाई सुनने वाला था ही कौन, सिवाय सुनीता के। कहते हैं कि जब भी कोई दुआ पूरी शिद्दत से की जाती है, प्रकृति उसे जरूरत फलीभूत करती है। सुनीता और गगन के विषय में भी यह बात बिल्कुल ठीक बैठती है। कह नहीं सकता कि यहाँ गगन की मजबूरी की तड़प की कराह थी या फिर सुनीता के दिल से उठी प्यार की सच्ची पुकार, मगर जो भी था, 17वें दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुनीता को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। दरअसल उस दिन ऑफिस से आते वक्त बाबूलाल अचानक ही किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दुर्घटना में उन्हें काफी चोट आई थी और काफी खून भी बह चुका था। डॉक्टरों ने तत्काल खून की व्यवस्था करने को कहा। बाबूलाल का ब्लड ग्रुप वही था जो सुनीता का था। सुंदरी के सामने पति का घायल स्वरूप देखकर अंधेरा छाता जा रहा था। उसे अपना सुहाग उजड़ता हुआ दिखाई देने लगा। इसी आवेश में उन्होंने सुनीता को खून देने के लिए बुलाने को कह दिया। शायद उन्हें पंडित जी की कही बातें उस समय याद न रहीं, या फिर अपने पति की इस हालात को देख बेटी के हालात से समझौता कर ली। इस बात का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल था उस समय। बहरहाल जो भी, वो सुंदरी की आज्ञा मिलते ही सुनीता का बड़ा भाई धवल उसे घर से अस्पताल लिवा लाया। सुनीता भी अपने पिता की हालत के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हो उठी थी और उन्हें देखने के लिए कब से बेचैन हो रही थी। सुनीता खून देने के लिए अस्पताल तो पहुंच गई, मगर उसकी सेहत देखकर डॉक्टरों ने उसका खून लेने से मना कर दिया, बल्कि ब्लड बैंक से खून की अदला बदली के लिए सुझाव दिया। खून की अदला बदली से मतलब था कि किसी भी ग्रुप का खून देकर बदले में उसी ग्रुप का खून लेने से था। डॉक्टर और घर वाले दोनों
इस बात के लिए सहर्ष तैयार हो गए। घर के लोग बाबूलाल को लेकर इतने उलझ गए कि उनको सुनीता का ध्यान ही न रहा। उसी समय सुनीता अस्पताल परिसर में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसने अपने सामने गगन को बैठा देखा। गगन को देखते ही वह एकदम से चौंक पड़ी। वह उससे शिकायत करते हुए बोली, गगन, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया। गगन, तुम्हें देखने के लिए और तुमसे बातें करने के लिए मेरा दिल कितना तड़प रहा था, शायद तुम नहीं जानते। गगन कुछ बोलना ही चाह रहा था कि तभी सुनीता खुद ही बोल पड़ी। तुम्हें पता है गगन, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। उनको बहुत गहरी चोटें आई हैं। मैं कितनी बदनसीब हूं कि उनका खून होते हुए भी मैं उन्हें अपना खून नहीं दे पा रही। इतना कहकर सुनीता जोरों से सिसक पड़ी। गगन सुनीता की यह हालात देखकर खुद भी तड़प उठा। वह सुनीता के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम चिंता न करो सुनीता, पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। गगन के इसी तरह काफी देर तक समझाने के बाद सुनीता कुछ शांत हुई। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुनीता गगन से इतने दिनों तक न मिलने का कारण पूछी। जवाब में गगन ने सुनीता को सारा रहस्य बता दिया। गगन ने सुनीता को यह भी बताया कि यदि वह 21 दिनों तक गगन से न मिलती तो हमेशा के लिए दोनों बिछड़ जाते। गगन के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद सुनीता इसका अंजाम सोचकर एकदम से तड़प उठी। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एकदम कठोर भाव उभर आया। वह बड़े ही रूखे स्वर में बोली, गगन, अब मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये लोग मेरे इस शरीर को कैद कर सकते हैं मगर मेरी आत्मा को नहीं। इतना कहकर अचानक ही वह अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अस्पताल के अंदर की ओर चल पड़ी। वह सीढ़ियों से होते हुए आखिरी मंजिल की छत पर पहुंच गई। वह छत की रेलिंग की तरफ बढ़ते हुए बुदबुदाने लगी, इस देह की वजह से मेरी आत्मा इसमें कैद हो जाती है। इसी देह की वजह से मुझे तुमसे अलग होकर रहना पड़ता है। गगन, आज मैं अपनी रूह को इस देह से हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी और हमेशा के लिए तुमसे आ मिलूंगी। फिर हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वह रेलिंग पर चढ़कर कूदने ही वाली थी कि पीछे से गगन उसको पुकारते हुए कहा, रुक जाओ सुनीता, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो रेलिंग से नीचे उतर आओ। गगन की बातें सुनकर सुनीता पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोली, नहीं गगन, मुझे मत रोको। आज मैं इस देह का परित्याग करके ही रहूंगी। आज मैं दिखा दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। आज यह दुनिया भी देखेगी कि सच्चे प्रेमियों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। गगन फिर सुनीता को समझाते हुए बोला, ठीक है, जो तुम चाहती हो वही करना, मगर उससे पहले भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। अपने प्यार का वास्ता सुनकर सुनीता रेलिंग से नीचे उतर आई। उसको ऐसा करते देख गगन के जान में जान आई। वह वहीं छत पर सुनीता को एक जगह बैठाते हुए बोला, सुनीता, मेरी बातें ध्यान से सुनो। उस दिन जब तुम मुझे अपना प्यार सिद्ध करने के लिए जान देने की बात कही थी तो मैं बता नहीं सकता कि तुम पर कितना गुस्सा आया था, मगर क्या करूं, तुमने मेरे प्यार पर शक किया था, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने इसे सिद्ध करना ही था। लिहाजा मैं तुरंत पहाड़ी पर से कूद पड़ा। नीचे गिरने पर मैं काफी देर तक तड़पता रहा, मगर उस तड़प के दर्द से ज्यादा दर्द मुझे तुम्हारे वहां से चुपचाप भाग जाने से हुआ। उसी समय मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास दिलाकर रहूंगा कि सच्चा प्यार क्या होता है, और आज देखो वह दिन आ ही गया। आज तुम खुद सच्चे प्यार के एहसास से तड़प रही हो, मगर तुम्हें अपने प्यार को साबित करने के लिए अपनी जान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया था ना कि तुम्हारे साथ कोई सौदा। अगर आज तुम मेरी वजह से अपनी जान दे दोगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और न ही मेरा उद्धार ही हो पाएगा। गगन लगातार कहता जा रहा था और सुनीता चुपचाप सुनते जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार अश्कों की बारिश हो रही थी। सुनीता को इस तरह रोते देख गगन उसे समझाते हुए बोला, सुनीता, तुमसे मेरा आखिरी यही निवेदन है कि आज और अभी से एक वादा करो कि फिर कभी ऐसी बात अपने मन में नहीं लाओगी। ये जिंदगी ईश्वर की दी हुई बड़ी खूबसूरत चीज है, इसे यूं ही बर्बाद न करना। तुम नहीं जानती कि किसी अपने के इस तरह अचानक चले जाने से
से कितना कष्ट होता है ये मैंने देखा है। अचानक मेरी मौत के बाद मेरे माँ बाप कितना तड़पे हैं। मैं नहीं चाहता कि वही तड़प तुम्हारे माँ बाप को भी सहना पड़े। तुम उनकी लाडली परी हो और परियां किसी को दुख नहीं देती बल्कि सब पर प्यार लुटाती हैं। इतना कहकर गगन सुनीता का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। सुनीता एकटक उसे देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो गगन, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि आज के बाद कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। आज के बाद वही होगा जो तुम चाहते हो। इतना कहकर सुनीता इससे पहले कि गगन की तरफ देखती, उसे अपने हाथों से गगन का हाथ फिसलता हुआ महसूस हुआ। वह जैसे ही अपना चेहरा उठाई, गगन उससे दूर जाता हुआ दिखा, दूर और फिर दूर आसमान में कहीं लुप्त हो गया। सुनीता काफी देर तक एकटक आसमान को देखती रही। तभी उसका भाई धवल आकर उसके कांधे पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनीता कुछ नहीं बोली, बस भाई के चेहरे की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर आसमान की तरफ देखते हुए एक लंबी आह भर दी। तो साथियों, आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और पल्लवी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये हमारे साथ शेयर की है। और मुझे अपने दर्शकों पर यानी आप पर पूरा विश्वास है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आखिर तक आप स्टोरी को सुन रहे हैं तो फिर कमेंट पे मुझे बता दें कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। और अब चलिए अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स का नाम लेते हैं। शिशिर कुमार राय त्रिपुरा से, कंचन लखनऊ से, अनिल कुमार जॉन इंग्लैंड से, शामिन अख्तर रावलपिंडी से, मुस्कान हिमाचल से, कस्तूरी झारखंड से, प्रवीण चौधरी गुजरात से, मिथुन जम्मू कश्मीर से, घनश्याम चौधरी गाजियाबाद से, रामेश्वर यादव महाराष्ट्र से, निर्मला मुंबई से और एमडी शाहिद कोलकाता से। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।